अब हमारा डीएमबीआई का प्रिपरेशन शुरू होता है और डब्ल्यूसी का हमारा बहुत ही अच्छा पेपर गया। 25 नंबर का एग्जैक्ट क्वेश्चन, 12.5 नंबर के दोनों क्वेश्चन हमने करे हुए थे। न्यूमेरिकल एग्जैक्ट सेम आया और इवन वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हुई और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे एग्जैक्ट हमने करे हुए थे। तो आशा करते हैं कि डीएमबीआई में भी ऐसा ही कुछ हो। और डेटा वेयर हाउस, ये जो यूनिट 1 2 है, हमने जो पहले से पढ़ रखी है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सेशनल के टाइम पे जो पढ़ा था। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में डिफरेंस। तो डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयर हाउस, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि अगर वो पर्टिकुलरली डेटाबेस सिस्टम के बारे में पूछे तो ये लिख देना, वरना डेटा वेयर हाउस के बारे में पूछेंगे तो ये लिख देना। दोनों के बारे में आएगा तो ये सपोर्ट करता है ऑपरेशनल प्रोसेस को, ये सपोर्ट करता है एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग को, कैप्चर एंड मेंटेन डेटा, और एक्सप्लोर करता है। डेटा वेयर हाउस क्या करता है, एक्सप्लोर करता है डेटा को। यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम में रिसेंट डेटा ऐड होता है, यहाँ पे सालों की हिस्ट्री होती है। डेटा इज बैलेंस्ड विद स्कोप ऑफ वन सिस्टम, और यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम चाहिए होते हैं क्योंकि हमारे पास ईयर्स ऑफ डेटा है। तो इससे थोड़ा आइडिया लग सकता है हम आगे के पॉइंट्स क्या बना सकते हैं। फिर आता है डेटा इज अपडेटेड व्हेन ट्रांजेक्शन अकर। तो हर बार डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है, अपडेट होता है जब भी ट्रांजेक्शन होती है। और यहाँ पे डेटा इज अपडेटेड शेड्यूल प्रोसेस में। मान लो कि एक साल का डेटा जो है वो एक बार में अपडेट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या शेड्यूल होता है प्रोसेस का, 100 MB से जीबी पे यहाँ पे टेराबाइट तक चला जाता है। और ये ER बेस्ड है और ये स्टार स्नोफ्लेक बेस्ड। इसके बारे में, दोनों के बारे में हम बताएंगे आगे। तो बेनिफिट देख लेते हैं फिलहाल। बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, 5 पूछ लिया, 6 पूछ लिया तो तुम खुद बना सकते हो। 2 नंबर का आया तो तुम इन्हीं पॉइंट्स को लिख सकते हो कि देखो, डिलीवर करता है एनहांस बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, टाइम सेविंग है और डेटा क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंटेलिजेंस, है ना, प्रीवियसली कैसा डेटा परफॉर्म करा वो भी देखता है। और जनरेट हाई ROI, है ना। तो ये है 5 पॉइंट्स। और इस कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकते हैं, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन बनना चाहे इस पे कि व्हाट इज डेटा वेयरहाउस एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको इस तरह से लिख सकते हो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, इंटीग्रेटेड और टाइम वेरिएंट। अब इसको भी तुम एक एक पॉइंट्स में तुम इसको पैराग्राफ वाइज बना सकते हो, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो। कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी स्पेसिफिक थीम होता है इसका, जैसे सेल्स पे हो गया, तो तुम्हारा डेटा वेयर जो है वो सेल्स का ही है पूरा। नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट है मगर रीड ऑनली है, तुम उसमें एडिट नहीं कर सकते कि मान लो 10 साल पहले का डेटा तुम चेंज कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नॉन वॉलेटाइल है और परमानेंट है। इंटीग्रेटेड है, रिलायबल है, रिलाई करा जा सकता है। और टाइम वेरिएंट है, एनुअल मंथली जो है चेंज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, एफिशिएंट होता रहता है। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशंस आते हैं डेटा वेयरहाउस में। तो डेटा लोडिंग और डेटा एसेस, दो ऑपरेशंस होते हैं अगर पूछा जाएगा 2.5 मार्क्स का तो। और फंक्शन ऑफ डेटा वेयरहाउस, तो डेटा कंसोलिडेशन, डेटा क्लीनिंग और डेटा इंटीग्रेशन। ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो ऐसे साइड में आते हैं, मतलब डिफाइन डेटा वेयरहाउस, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स फंक्शन ऑपरेशंस, तब करके ऐसे आएगा। तो एक बार इनकी डेफिनेशंस बनाना सीख लेना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंस भी आ सकता है। तो फिर आता है ये, अगर मान लो तुमसे डेटा मार्ट के बारे में पूछ लिया तो ये सारे पॉइंट्स हैं। डेटा वेयरहाउस के बारे में तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया, तो दोबारा देख लेते हैं। डेटा ओरिएंटेड होता है, ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है। डेटा मार्ट जो होते हैं, डेटा वेयरहाउस का सब पार्ट है। ठीक है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। और टॉप डाउन मॉडल होता है, ये बॉटम अप मॉडल होता है। डिफिकल्ट टू बिल्ड, डेटा वेयरहाउस को बनाने में बहुत समय लगता है, सालों की मेहनत होती है, कहीं इवन डिकेड्स की। और यहाँ पे क्या है, ईजी टू बिल्ड है क्योंकि हम एक कम रीजन को चेक कर रहे हैं। स्कीमा जो है इसका, फैट कॉन्स्टलेशन है, यहाँ पे स्टार स्नोफ्लेक दोनों लगता है, दोनों लग सकता है। वास्ट साइज है, फ्लेक्सिबल है। डेटा वेयरहाउस साइज वास्ट है ना, स्मॉल एंड नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। डेटा वेयरहाउस की बात ही कर रहे थे तो 3 टायर आर्किटेक्चर भी पूछा जा सकता है कि डेटा वेयरहाउस के बारे में थोड़ा लिख देना, क्योंकि तुरंत आर्किटेक्चर लिखोगे तो इनको डिफाइन करना तो है ही, मगर थोड़ा देर में करना। पहले डेटा वेयरहाउस के बारे में लिख देना कि ये इंटीग्रेटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वॉलेटाइल चीज़ है ना। डेटा वेयरहाउस स्ट्रक्चर बाय डेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेज, मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेज होते हैं, यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो ऐसे करके डेटा इंटीग्रेशन होता है इसमें। तो यहाँ तुमने दिख रहा होगा कि डेटा सोर्स है यहाँ पे, फिर डेटा स्टोरेज है, ओलैप इंजन है और फ्रंट एंड टूल्स है। तो 3 टायर के आर्किटेक्चर होता है इसको। अभी ऊपर वाला एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये देख लो कि बॉटम टायर, मिडल टायर और टॉप टायर। बॉटम टायर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डेटा सोर्सेज एंड डेटा स्टोरेज, जैसे वेयर हाउस, डेटाबेस सर्वर जैसे RDBMS, है ना, और डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। फिर आता है हमारे यहाँ पे मिड टायर में ओलैप सर्वर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रोलैप या मोलैप, रिलेशनल और मल्टी डायमेंशनल, है ना। तो इससे भी काफ़ी कुछ डेफिनेशन आ सकती है दोनों के बीच में, कर लेंगे आगे। और फिर आते हैं टॉप टायर में हमारा फ्रंट एंड टूल्स जो इस साइड है। तो अभी आते हैं ऊपर कि फ्रंट एंड क्लाइंट लेयर विच इंक्लूड क्वेरी रिपोर्टिंग टूल, एनालिसिस टूल, डेटा माइनिंग टूल्स। तो इसका ये डायग्राम ऐसे करके बना देना। और शुरू होता है हमारा डेटा सोर्सेज से कि हमारे सोर्स क्या क्या है। वो ऑपरेशनल डेटा बेसिस हो सकते हैं या कोई अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। अब उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म, लोड, रिफ्रेश, ये सब करना है। ये मैंने कहाँ से देखा, गीक्स फॉर गीक्स से देखा था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और डेटा स्टोरेज जो है यहाँ पे होती है, डेटा मार्ट्स हैं ये, डेटा वेयर हाउस है ये। देखो डेटा मार्ट छोटे छोटे होते हैं, वेयर हाउस बड़ा हिस्सा है। अब डेटा वेयर हाउस में मेटा डेटास होते हैं, मॉनिटर इंटीग्रेशन होता है। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ओलैप इंजन आ जाता है। ठीक है, ओलैप इंजन क्या है, मिड टायर सपोर्ट करता है, तो ओलैप सर्वर्स हो गए। ये क्या है, ओलैप इंजन है। अब ये सर्व क्या करता है, एनालिसिस, क्वेरी रिपोर्टिंग, डेटा माइनिंग, ये फ्रंट एंड टूल्स के अंदर आता है ना। तो ये हो गया हमारा डेटा वेयर हाउस। फिर आता है ओलैप सर्वर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये रहा कि ओलैप सर्वर क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओलैप कहीं ना कहीं पेपर में तो आएगा ही आएगा, ये तो तुम्हें भी और मुझे भी पता है कि एनालिसिस यानी टू गेन इनसाइट। तो इससे ही हमारी एक डेफिनेशन बन जाती है कि हम क्यों ओलैप सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स हैं यूज फॉर डेटा एनालिसिस इन ऑर्डर टू मेक बिजनेस डिसीजन। ठीक है, ये तो कॉमन सेंटेंस है, बहुत सारे सर्विसेज में यूज होता है। बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस मॉडल, मल्टी डायमेंशनल मैनी बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन रिले ऑन इट, है ना। कितना अच्छा सेंटेंस है ये कि सारी बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जो होती हैं वो ओलैप सर्वर्स पर रिले करती हैं, भरोसा करती हैं। टाइप्स जो हो गए इसके, रोलैप, मोलैप,
डोलैप, होलैप और भी होते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है पेपर के लिए ये मोलैप, रोलैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई होगा जो आया होगा प्रीवियस ईयर में तो कवर कर लेंगे। रोलैप में मैंने तुम्हें रिलेशनल तो बता ही दिया था, तो यहाँ पे डेटा स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस होता है, छोटा सा डायग्राम बना रखा है, मगर तुम्हें पता है कि इसको एक्सटेंड कैसे करना है। यहाँ पे आरडीबीएमएस का डेटाबेस सर्वर है, यहाँ पे लॉजिक्स आएंगे रोलैप की, और फिर फ्रंट एंड टूल होगा। तो एक तरह से आर्किटेक्चर ही तो है उसका, ठीक है। फिर आते हैं मोलैप में मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डेटा। अब मल्टी डायमेंशनली हम देख रहे हैं, तो डेटाबेस सर्वर है, यहाँ पे लोड्स एसक्यूएल और मोलर सर्वर है, मोलैप सर्वर है, और मेटा डेटा रिक्वायर्ड। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, रिजल्ट आएगा, फ्रंट एंड टूल्स यहाँ पे उसको शो करेंगे जो हमने डेटा शेयर करा है। तो डोलैप में डेस्कटॉप डाउनलोड सोर्स डेटा एंड वर्क ऑन डेस्कटॉप, तो कुछ होता है डेस्कटॉप पे ही हो जाता है। फिर रोलैप में हाइब्रिड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों, है ना। तो ये जो है वो ओलैप को भी रिप्रेजेंट करता है, हाइब्रिड किसका, रोलैप और मोलैप का। फिर आता है मोस्ट फेमस क्वेश्चन, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्सलेशन स्कीमा, है ना। बच्चे हम सोचते हैं कि पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा कि इन दो का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, ठीक है। वो तो आएगा ही, हमारी तरफ से तो आएगा ही, मगर पेपर में नहीं आया तो पढ़ तो रखा है ना इसको, तो कहाँ यूज़ होता है वहीं तो लगाएंगे इसको। मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया कि कौन फैक्ट कॉन्सलेशन यूज़ करता है, कौन स्नोफ्लेक स्टार यूज़ करता है, तो वैसी स्कीमा अगर यूज़ हो रही है तो उसको डिफाइन भी तो हम वहाँ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा पढ़ लिया और पेपर में नहीं आया तो यूज़ नहीं होगा, वैसे तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इन स्टार स्कीमा द फैक्ट टेबल्स एंड डायमेंशनल टेबल्स आर कंटेंट, ठीक है। फैक्ट टेबल होती है, डायमेंशनल टेबल होती है, एफ डी डी टी, ये याद रखना, कंटेंट होती है। तो इसमें क्या है, इसमें फैक्ट टेबल, डायमेंशनल टेबल एज वेल एज सब डायमेंशनल टेबल आर कंटेन। तो इसमें एक टेबल और आ गई जिसमें स्नोफ्लेक में कि सब डायमेंशनल टेबल्स भी आ गई। और डायमेंशनल टेबल्स आर शेयर्ड बाय मेनी फैक्ट टेबल्स। यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशनल टेबल बहुत सारी फैक्ट टेबल से शेयर्ड होती हैं। तो स्टार स्कीमा इज अ टॉप डाउन मॉडल, टॉप डाउन होता है स्टार स्कीमा, ये होता है बॉटम अप, और ये डज नॉट सेव स्टोरी। असल में इन तीनों के बारे में डिफरेंस जो है ऐसा है कि ये दोनों के बारे में तो डिफरेंस बनता है, मगर ये जो है अलग ही कहानी है, तो इसको लाने की कोशिश करी गीक फॉर गीक से अगेन। तो स्टार स्कीमा ज़्यादा स्पेस लेता है, लेस स्पेस लेता है, इट टेक्स लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी, और ये मोर टाइम देन स्टार, ठीक है। कम टाइम लेता है मगर ये ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये सब डायमेंशनल टेबल्स को भी देख के चल रहा है। फिर आता है नॉर्मलाइजेशन नॉट यूज, नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन दोनों यूज़ होती हैं इसमें, ठीक है। इसके बारे में भी साइड बाई साइड बताऊँगा मैं। फिर आता है लेस नंबर ऑफ फॉरेन कीज़ होती हैं इसमें, मोर फॉरेन कीज़ होती हैं, अगेन सेम थिंग कि सब डायमेंशन की वजह से। लो क्वालिटी कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपल डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन एंड क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें क्या है, एफ टी यानी फैक्ट टेबल, और डी टी यानी डायमेंशनल टेबल। देखो, तो ये स्टार स्कीमा है, स्टार जैसा फॉर्मेशन हो रहा है ना कि एफ टी है, साइड साइड में डी टी है। अब स्नोफ्लेक को देखो, इस तरह का स्नोफ्लेक होता है, तुमने इमोजी देखा होगा तो फैक्ट टेबल है, डायमेंशनल टेबल है, फिर सब डायमेंशनल टेबल है, सेम गोज हियर, ठीक है। मैंने बनाया नहीं, तुम बना दोगे तो अच्छा भी रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, क्वालिटी कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। फिर आते हैं फैक्ट कॉन्सलेशन को भी एक बार देख लेते हैं कि डायमेंशनल टेबल आर शेयर्ड बाय मैनी फैक्ट टेबल। तो डायमेंशनल टेबल शेयर्ड होती है ना, डज नॉट से स्टोरेज, स्टोरेज शेयर नहीं करता, सम मोर देन वन स्टार स्कीमा एट अ टाइम। तो एक से ज़्यादा स्टार स्कीमा पे काम करता है। टफ टू मेंटेन टेबल, ठीक है, जब ऐसा स्ट्रक्चर है तो मेंटेन करना आसान मुश्किल होता है। नॉर्मलाइज फॉर्म और स्नोफ्लेक एंड स्टार स्कीमा, तो ये नॉर्मलाइज फॉर्म है दोनों का, ठीक है। नॉट ईजी टू ऑपरेट, ईजी नहीं है ऑपरेट करना। और इसको देख सकते हो तुम कि यहाँ पे क्या करा, शिपिंग एफ टी है, फैक्ट टेबल, शिपर की फैक्ट टेबल है, लोकेशन फैक्ट टेबल है, ब्रांच की फैक्ट टेबल नहीं, सॉरी, डायमेंशनल टेबल है, ब्रांच डायमेंशनल टेबल, सेल्स फैक्ट टेबल, टाइम डायमेंशनल टेबल, तो इस तरह का कुछ रहता है। तो फैक्ट कॉन्स्टलेशन यानी ऐसे करके, जैसे तुम 7 कॉन्स्टलेशंस देखते थे, तो यही है हमारा मेन जो हमने अभी तक का पढ़ रखा है, और इनमें से भी आ सकता है, तभी मैंने लिखा है ये, है ना। और एक बार हम क्या करते हैं, अब आगे मैं तुम्हें डिस्कस करवा देता हूँ जो पेपर में क्वेश्चन आए और किस तरह के आते हैं।